Good morning. So let's start with our first question. Who calls Tintin Abbey a miniature of a philosophical and autobiographical epic of which the prelude, the recluse and the excursion would have been part? किसने बोला ये? हेराल्ड ब्लूम ने बोला है ये कि टिंटन एबी ना क्या रहेगा, एक मिनिएचर मतलब किसी बड़े आकार की वस्तु का कोई लघु रूप, मतलब एक छोटा रूप रहेगा एक फिलोसफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल इपिक का। टिंटन एबी को एक इपिक का छोटा रूप बताया है जिसमें द प्रेलूड, द रिक्लूज और द एक्सकर्जन ये सब क्या होंगे, उसके पार्ट होंगे। हेराल्ड ब्लूम ने ऐसा बोला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ड्सवर्थ ने भी प्लान किया था कुछ ऐसा ही लिखने का, एक ग्रेट फिलोसफिकल पोएम लिखेंगे उन्होंने ये सोचा था। और प्रेलूड जो है वो उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, मतलब वो उसकी फर्स्ट बुक रहेगी, एक्सकर्जन सेकंड रहेगी और रिक्लूज थर्ड रहेगी। लेकिन रिक्लूज क्या रही, अनफिनिश्ड रही, वो उसको पूरा नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनका प्लान ये मतलब ऐसे ही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंटन एबे मैग्निफिसेंटली एक्सप्रेस्ड। टिंटन एबे ने क्या किया है, मैग्निफिसेंटली एक्सप्रेस्ड किया है, शानदार रूप से व्यक्त किया है द क्वाइटिस्टिक। क्वाइटिस्टिक मतलब क्वाइटिस्टिक किसको बोलेंगे, ए स्टेट ऑफ कामनेस, एक क्वाइटिस्टिक फेज को ऑफ वर्ड्सवर्थ फिलोसफी। टिंटन एबे ने ना मतलब मैग्निफिसेंटली व्यक्त किया है कामनेस वाले फेज को वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी का। ये किसने बोला है, ये था मानना वैन जाइगर का। ओके, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेलन डर्बीशायर जो थे उन्होंने क्या कहा था टिंटन एबी के बारे में कि ये क्या है, वर्ड्सवर्थ ने इसमें क्या किया है, वर्ड्सवर्थ जीनियस फाइंड्स फुल एक्सप्रेशन इन टिंटन एबी। टिंटन एबी में उन्होंने क्या किया है, वर्ड्सवर्थ ने अपना फुल एक्सप्रेशन दिया है, मतलब अच्छे से खुद को अभिव्यक्त किया है। ओके, ये मानना था हेलन डर्बीशायर का। और हार्डी ने क्या बोला था, सॉरी वो तो हार्डी ने तो उसके बारे में बोला था, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में क्या बोला था, ये क्या है, बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज टू वर वैनिस्ड बाय द एम्परर। दो लोग जो हैं उनको वैनिश कर दिया गया है, निकाल दिया गया है बाय द एम्परर, सम्राट के द्वारा। द सन आस्क फादर, दो लोग हैं मतलब पापा और बेटा दो लोग हैं, तो सन पूछता है अपने पिता से, वेल फादर, अच्छा पापा, हाउ डू यू प्रपोज टू पास दीज लॉन्ग 12 वेरी ईयर्स। मतलब आपका क्या प्लान है, आप कैसे पास करोगे ये लंबे 12 थका देने वाले साल, वेरी ईयर्स बोला है ना, उनको 12 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। तो बेटे ने पापा से पूछा कि आप कैसे स्पेंड करोगे ये 12 साल। तो फादर कहते हैं, आई शैल वॉच द ब्यूटी ऑफ द सी, मैं क्या करूँगा, समुद्र की सुंदरता को देखूँगा। एंड देन फिर ही आस्क हिज सन, वो अपने बेटे से पूछता है, हाउ ही वुड लाइक टू स्पेंड द टाइम, वो कैसे पसंद करेगा इस समय को व्यतीत करना। एंड द सन रिप्लाई, बेटा उत्तर देता है, आई शैल रीड द प्ले ऑफ शेक्सपियर, मैं क्या करूँगा, शेक्सपियर के प्ले को पढ़ूँगा। तो कौन है ये दो पर्सन, किसकी बात चल रही है, किसको निकाल दिया था, तो विक्टर ह्यूगो एंड हिज सन, उनको निकाल दिया था। तो इस तरह से उन दोनों में आपस में बातें चल रही है कि आप क्या करोगे। विक्टर ह्यूगो ने बोला मैं क्या करूँगा, ब्यूटी देखूँगा समुद्र की, और उसके बेटे ने क्या बोला, मैं क्या करूँगा, मैं शेक्सपियर के प्ले पढ़ूँगा। ओके, और विक्टर ह्यूगो की एक बुक भी है, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशियन, इस नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशन, ये मानना था ऑर्सन वेल्स का। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, हम बैठते हैं, हम शेक्सपियर के थ्रू जाते हैं, मतलब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं क्या करने के लिए, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, क्या, कोटेशन को पहचानने के लिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रश अप योर शेक्सपियर। हाँ, क्या करना है हमें, शेक्सपियर को क्या करना है, ब्रश अप करना है अच्छे से। अगर हमें टीजीटी क्लियर करना है, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, कुछ भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो क्या करना है हमें, ब्रश अप आर शेक्सपियर, हमें अपना शेक्सपियर ब्रश अप करना है। अच्छा, ये बोला किसने था, ये बोला था कॉल पोर्टर, और ये बहुत सही बोला था। ओके, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो शेक्सपियर को क्या करना पड़ेगा, ब्रश अप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग। शेक्सपियर ने सब कुछ अच्छे से कहा। एंड वॉट ही लेफ्ट आउट, और जो उन्होंने छोड़ दिया वो किसने बोल दिया, जेम्स जॉयस ने बोल दिया। मतलब वैसे तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से बता दिया था, लेकिन जो कुछ छूट गया था वो जेम्स जॉयस ने बोल दिया। विद द जज फ्रॉम माई सेल्फ, मैं खुद इस बात का जज हूँ, मतलब मैंने खुद इस बात को जज करके मैं बता रहा हूँ। पुट इन मतलब अपनी बात रख रहा हूँ। ये मानना था ब्रेंडन वैन का कि शेक्सपियर ने सब अच्छे से बोल दिया, और जो बचा है वो बचा हुआ जेम्स जॉयस ने बोल दिया। मतलब सब अब तक का लिखा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड एट शेक्सपियर। अगर हम इच्छा रखते हैं ना जानने की ह्यूमन जीनियस को, तो हमें क्या करना चाहिए, शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। ओके, इफ़ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, और हमें क्या देखनी है, जो मानव जो ह्यूमन लर्न कर रहा है ना, इसकी इनसिग्निफिकेंस को देखना है, तो हमें क्या करना है, शेक्सपियर के कमेंटेटर्स को स्टडी करना है। ओके, अगर हम इच्छा करते हैं ना कि मानव सीखते हुए कितना इनसिग्निफिकेंट है, तो हमें हम क्या कर सकते हैं, वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। तो हम अध्ययन कर सकते हैं किसका, उसके कमेंटेटर्स का, किसके, शेक्सपियर के कमेंटेटर्स का। मतलब शेक्सपियर के बारे में किसने क्या क्या कमेंट किए हैं, हम वो स्टडी कर सकते हैं। ये मानना है विलियम हैजलिट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शेक्सपियर ऑन हुज forehead climb the crowns, O the world, O eyes sublime, with tears and laughter for all the time. ओके, ये किसने बोला है, ये बोला है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। मतलब बोला है ना उन्होंने ये कि जो शेक्सपियर है जिसके फोरहेड पे क्या है, क्लाइम, मतलब चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ है, क्राउन, ताज चढ़ा हुआ है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, मतलब सारे संसार में उनके सर पे ताज चढ़ा हुआ है। आइज सबलाइम विथ टीयर्स एंड लाफ्टर, टीयर्स से और लाफ्टर से, ऑल टाइम, मतलब हमेशा। देखो आपको मैं बता दूँ कि विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ है, अचीवमेंट है, लिगेसी है, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है। कौन रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन बता रही है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये 19वीं सेंचुरी की हैं। और मतलब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने बताया है, और वो रेफ़र कर रही हैं जो ये हमारे बार्ड ऑफ एवन है, कौन, शेक्सपियर, वो अनडाउटली, मतलब कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, वो ग्रेटेस्ट राइटर है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और वर्ल्ड के क्या है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है। और उनका लिटरेरी वर्क इतना रिच है, इतना डाइवर्स है कि इट स्टिल कंटिन्यू टू गार्नर अटेंशन। अभी भी क्या है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान खींच लेता है उनका, हम उन्हें अप्रिसिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उनका अप्रिसिएशन होता है, और उनका नाम हमेशा क्या रहेगा, हिज नेम विल ऑलवेज अलाइव एंड हिज वर्क विल नेवर डाई, उनका वर्क कभी नहीं मरेगा। ओके, उनका वर्क हमेशा रहेगा। लिखा है ना लास्ट लाइन में, विथ टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम, मतलब हमेशा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर, और एक वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर लाइट, वो फॉलो कर रहा है प्रकृति के लाइट को, प्रकाश को, इज़ वर्थ होल प्लानट, वो उन सब से ज़्यादा मतलब वर्थी है, कीमती है, होल प्लानट, पूरे प्लानट से, जो फील्ड, जो भरा हुआ है, किससे, स्टैगराइट्स से। अब स्टैगराइट्स क्या है, स्टैगराइट्स के बारे में बताती हूँ। एक प्राचीन मैसेडोनिया में एक शहर हुआ करता था, वहाँ के निवासियों को कहते थे, वहाँ के जो निवासी थे ना, वो बहुत जानकार और समझदार माना जाता था उनको।
और आपको बता दूं वहाँ के निवासी में ही कौन थे, अरस्तु। अरस्तु जैसे महान लेखक वहीं के थे, फिलोसफर। तो उन्होंने जो थॉमस मोर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो एक अकेला शेक्सपियर है ना वाइल्ड, वो फॉलो कर रहा है किसको, नेचर्स की लाइट को। वो उस सारे स्टेगराइट से, मतलब उन निवासियों से मैसेडोनिया के जो बहुत ही समझदार माने जाते हैं, उनसे भी क्या है, वर्थी है। ओके, ये मानना था थॉमस मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियरेस्ट थिंग इन इनकार्नेशन टू द आई ऑफ गॉड। जो नियरेस्ट थिंग है ना, मतलब नियरेस्ट मतलब इनकार्नेशन किसको बोलते हैं, अवतार को। टू द आई ऑफ गॉड मतलब वो भगवान की आँख के अवतार के निकट है। मतलब ये नहीं कहा जाएगा, मैं आपको एक्सप्रेस करके बताती हूँ। लॉरेंस ओलिवर ने बोला है, लॉरेंस ओलिवर का मानना था कि जो शेक्सपियर है ना, इज़ लाइक बाथिंग इन द सी। ऐसा है जैसे हम क्या कर रहे हो, समुद्र में मतलब स्नान कर रहे हो। और वन स्विम्स वेयर वन वांट्स, एक व्यक्ति कहीं भी तैर सकता है जहाँ वो चाहे, है ना। ऐसा है ना, आप चाहे तो कुछ भी उठा के देख लो, आप अपने आप को रिलेट कर लोगे शेक्सपियर से। आप उनकी ट्रेजेडी उठा के देख लो, कॉमेडी उठा के देख लो, उनके रोमांस उठा के देख लो, कहीं ना कहीं हम उनसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, रिलेट फील करते हैं। तो वो क्या है, लगभग इनकारनेशन है, वो अवतार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडरफुल वुमेन। हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल and women especially owe to Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high-spirited, resolute and intelligent heroine। ये कहना था डैम एलन टेरी का। डैम एलन टेरी ने क्या बोला है कि वंडरफुल वुमेन, मतलब वुमेन को सिम्बलाइज करके बोला है कि आपको पता है, ओ टू शेक्सपियर, हम क्या हैं, शेक्सपियर के ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं हम उनके, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, विंडिकेशन मतलब प्रमाण दिया है। उनके प्रमाण के लिए जो उन्होंने अपने प्ले में शेक्सपियर ने वो दिखाई है ना अपनी हीरोइन, फियरलेस। फियरलेस मतलब किसी से ना डरने वाली, हाई स्पिरिटेड, रिजोल्यूट जिनका माइंडसेट है, और इंटेलिजेंट है, इस तरह की हीरोइन दिखाई है ना। तो उसका प्रभाव क्या करता है, उसका प्रभाव जैसे आपने देखा होगा, सिनेमा है, हम सिनेमा में क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसका प्रभाव हम पे पड़ता है, हम उसकी नकल करते हैं, हम उसको अपनी वास्तविक जिंदगी में करना चाहते हैं उसकी नकल करके। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो शेक्सपियर के प्ले में जब हीरोइनों को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, इतने इतने ही मतलब दृढ़ रिजोल्यूट माइंडसेट की दिखाई गई, इंटेलिजेंट दिखाई गई, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, हमारी ज़िंदगी में भी पड़ा। तो हमें क्या करना है, शेक्सपियर का क्या करना है, ऋणी होना है, स्पेशली किसको, वुमेन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन अपीयर्स इन ए प्रोलॉग टू वन ऑफ विलियम शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले। ये जो नीचे लाइन दी गई है ना, प्रोलॉग है विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले का। द किंगडम फॉर ए स्टेज, प्रिंस टू एक्ट एंड मोनार्क टू बिहोल्ड द स्वेलिंग सीन। ये कहाँ की है, ये हेनरी फिफ्थ की लाइन है। ओके, हेनरी फिफ्थ आपको पता है पैट्रोटिक किंग है, एक पैट्रोटिक राजा है वो। और ये प्ले शुरू होता है एक प्रोलॉग से ही शुरू होता है, जो ये लिखा है, ए किंगडम फॉर स्टेज, एक राज्य स्टेज के लिए, प्रिंस टू एक्ट, एक्ट करना है प्रिंस को, और मोनार्क टू बिहोल्ड। तो याद रखना है आपको, पैट्रोटिक है ये राजा। और हेनरी फिफ्थ के बारे में एक लाइन बहुत पॉपुलर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। नेशनल एंथम इन 5 एक्ट, और हिस्ट्री प्ले है हेनरी फिफ्थ, लिखा गया था 1599 में, और ये फाइनल पार्ट है टेट्रालॉजी का हेनरी फिफ्थ। और सोर्स क्या है इसका, वही राफेल हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स, जो हिस्ट्री प्ले का सोर्स है ना, वही है इसका सोर्स। ओके, और हेनरी फिफ्थ के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये फोकस करता है इवेंट पर इमीडिएटली, जो बिफोर एंड आफ्टर जो बैटल होता है ना, एजिनकोट, द बैटल ऑफ एजिनकोट, उसमें जो पहले और बाद में जो प्रभाव पड़ता है ना, वो इवेंट इसमें फोकस किया गया है। और किस दौरान हुआ था ये,
ड्यूरिंग द 100 ईयर वार, 100 ईयर वार के दौरान हुआ था, बैटल ऑफ एजिनकोट। तो उसके जो पहले और बाद में जो उसका प्रभाव है ना, उस इवेंट पे हेनरी फिफ्थ फोकस करता है। मतलब मैंने आपको इसकी जो मेन प्लॉट है ना वो बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमोशन एंड ए स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ये कहाँ लिखे गए हैं वर्ड, ये बताना है। टिंडन नेवी की लाइन है, इमोशन एंड ए स्पिरिट। वर्ड्सवर्थ की टिंटन नेवी की लाइन है। टिंटन नेवी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और इसमें क्या किया है, टिंटन नेवी में डिस्क्राइब किया गया है नेचर को, मतलब नेचर को डिस्क्राइब किया गया, प्रकृति को, एज हैविंग ए डायनेमिक क्वालिटी। मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, नेचर की डायनेमिक है, गतिशील क्वालिटी है। इमोशन एंड ए स्पिरिट, ये बोला गया ना उनको। और ये केवल हमें इन्फ्लुएंस ही नहीं करती है, मतलब स्पीकर को भी केवल इन्फ्लुएंस ही नहीं करता है ये, बट ऑल्सो ड्राइव्स ऑल थिंकिंग ब्रिंग्स एंड इज प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। वो प्रेजेंट है हमारे जो विचार है ना उसमें, उसके हर ऑब्जेक्ट में। वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना था। ओके, वर्ड्सवर्थ आपको पता है टिंटन नेवी में डोरोथी के साथ होते हैं। डोरोथी कौन थी, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर। और डोरोथी का अगर आप मीनिंग समझें तो डोरोथी का मतलब है गुड, मतलब गॉड गिफ्ट, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट, डोरोथी का मतलब होता है। ओके, और आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वाज वंस, ये किसने कहा है, ये भी बिल्कुल सेम इसी के टिंटन नेवी की लाइन है। मे आई बिहोल्ड, शुरू यहाँ से ही होती है ये, वॉट आई वाज वंस, टिंटन नेवी में है ये, वर्ड्सवर्थ ने बोला है। स्पीकर्स में यही कहना चाह रहा है कि मतलब उनके कहने का मतलब यही है ओवरऑल कि वो कभी सफ़र नहीं करेंगे, वो कभी सफ़र नहीं करने देंगे जो अपनी उनकी जीनियल स्पिरिट है ना उसको, टू डिके नहीं होने देंगे उसको। किसकी वजह से, क्योंकि अब वो क्या समझ चुके हैं, अब वो नेचर को समझ चुके हैं। ओके, ये मानना था उनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लव, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, हम क्या हुए हैं, प्रेस्ड हुए हैं, मतलब दबे हुए हैं, किसके नीचे, नियमों के नीचे। ये कहाँ से है, फाउंटेन से है, याद रखना है आपको, ये भी फाउंटेन की लाइन है। हम बहुत ज़्यादा नियमों में क्या हुए हैं, नियमों से घिरे हुए हैं। हम कुछ चीज़ें तो हम इसलिए नहीं कर पाते ना, क्योंकि हम नियमों में, समाज के रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। ओके, याद रखेंगे, फाउंटेन किसकी है, वर्ड्सवर्थ की है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये इतना सुना हुआ वर्क नहीं है ना, तो याद नहीं रहता, याद रखेंगे, वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई, मैथ्यू अर्नोल्ड एक पोएट के रूप में किससे इन्फ्लुएंस थे, वर्ड्सवर्थ से इन्फ्लुएंस, याद रखेंगे, ईजी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन दैट शेक्सपियर स्पीक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन हैड, ये कहाँ पे अपेयर हुई है, एक सोनेट था विलियम वर्ड्सवर्थ का, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड, 1807 में आया था ये। ठीक है, याद रखेंगे सोनेट का नाम, क्योंकि हो सकता है ये लाइन ना आए लेकिन ये सोनेट का नाम आ जाए तो पूछ लिया जाए कि ये किसका है, तो इसमें नाम याद रखेंगे, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का था। और ये लाइन मैं आपको बता दूँ कहाँ से शुरू हुई है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई थी कि वी मस्ट बी फ्री और डाई, हु स्पीक, मतलब यहाँ पे बोला है उन्होंने, हु स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पीक। ओके, मतलब हमें उससे क्या होना चाहिए, उसे वी मस्ट बी फ्री या डाई, हम फ्री हो या डाई हो जाए, हमें वही करना है, हु स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पीक, जो क्या किसने बोली, शेक्सपियर ने बोली। और फेथ एंड मोरल होल्ड, और हमें फेथ मतलब विश्वास और मोरल जो नैतिकता है वो होल्ड करनी है, जो किसने होल्ड की है, विच मिल्टन है,
जो मिल्टन ने होल्ड की है, मतलब जो हमें मिल्टन ने समझाई है। दोनों राइटर का मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो ये वैसे भी याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प? वर्ड्सवर्थ कहाँ कंपेयर करते हैं खुद की एओलियन हार्प से? एओलियन क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो हवा के द्वारा बजाया जाता है, मतलब एक सिंबल है ये एओलियन हार्प। अगर आप उसमें माने तो लिटरेचर में एक सिंबल है ब्यूटी का, विजडम और डिवाइन हार्मनी का। और जो मतलब यहाँ पे म्यूज़िक है एओलियन हार्प का, वो जो ह्यूमन की इम्प्योरिटी है ना, उससे दूषित नहीं किया गया है, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया गया है एओलियन हार्प का म्यूज़िक बाय नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ओके, ये लाइन है इन द प्रलूड की। प्रलूड तो आपको पता ही है, वर्ड्सवर्थ का था। तो वर्ड्सवर्थ को खुद की कंपेयर करते हैं एओलियन हार्प से, और एओलियन हार्प के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऐसा वाद्य यंत्र है जो दूषित नहीं किया गया है, किससे? मानव की इम्प्योरिटी से, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया गया है बाय नेचर के द्वारा। ओके, सिंबल होता है ये विजडम का, ब्यूटी का, डिवाइन हार्मनी का, तो इसलिए उन्होंने खुद को कंपेयर किया वर्ड्सवर्थ ने एओलियन हार्प से, अपनी तुलना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। वर्ड्सवर्थ में क्या है? एक पैशन है नेचर के लिए, वो क्या है? उनके ब्लड में है। होता है ना, जैसे कुछ कहते हैं हम कुछ चीज़ों को कि ये तो मेरे मतलब खून में है, ये चीज़ तो है। तो ऐसा वर्ड्सवर्थ के पास था, ऐसा ये मानना था थॉमस डे क्विंसी का। ओके, थॉमस डे क्विंसी का मानना था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच डिज़ाइन टू एम्प्लॉय। ये लाइन कहाँ पर आती है? प्रलूड की लाइन है ये, प्रलूड की बुक फर्स्ट की, जो बुक फर्स्ट है प्रलूड की, उसमें यह लाइन आई है। और प्रलूड के बारे में आपको बता दूँ कि प्रलूड में जो बुक फर्स्ट है उसमें वो यही कहते हैं पोएट, वो सोचते हैं कि जो लाइफ है ना वो एज ए जर्नी, और वो जो लाइफ है ना वो सोचते हैं कि लाइफ जो है एक हमारी जर्नी की तरह है। जर्नी मतलब एक यात्रा की तरह है। और वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस पोएम में कि वाई एंड हाउ ही बिकेम पोएट, कि वो किस तरह से और कैसे एक कवि बनी। तो वो इस पोएम को शुरू करते हैं डिस्क्राइब करते हुए अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि प्रलूड में एक बोटिंग एपिसोड आता है, तो वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें वो शुरू करते हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से प्रलूड को। और प्रलूड क्या है? प्रलूड के बारे में आपको याद रखना है, प्रलूड का एक सबटाइटल भी आपको याद रखना है, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, याद रखना है प्रलूड का सबटाइटल। और ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। ओके, और एड्रेस किया गया था कॉलरिज को। वर्ड्सवर्थ ने ये शुरू किया था लिखना 1798 में। ध्यान से सुनना, अटेंटिवली सुनना है आपको। वर्ड्सवर्थ ने ये 1798 में लिखना शुरू किया था और इसको फिनिश किया था 1805 तक। ओके, 1805 तक इसको फिनिश किया था। तो जब इसका 1805 वाला एडिशन आया था तो उसमें केवल 13 बुक्स थी, 13 बुक्स। ओके, और फिर जब इसका सेकेंड एडिशन आया जो पब्लिश हुआ था पोस्ट्यूमसली मतलब उनके मरने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो वो आया था 14 बुक्स में 1850 में। ओके, 1850 में आया था। एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जो उन्होंने एड्रेस की थी कॉलेज को, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसको पोएम टू कॉलेज भी कहा जाता है। और इसमें वो ये कहना चाहते हैं, मतलब ये आपको मैं बता चुकी हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो कैसे और क्यों पोएट बने। तो वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से शुरू करते हैं। और जो उसका प्रेजेंट टाइटल है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसका प्रेजेंट टाइटल है ना प्रलूड,
वो सजेस्ट किया गया था, उनकी वाइफ थी मैरी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने सजेस्ट किया था ये टाइटल, उन्होंने दिया था जब इनकी पोएम पब्लिश हुई थी पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली मतलब मरने के बाद, 1850 में हुई थी ना, सेकेंड एडिशन 14 बुक के साथ आया था, याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी हो गया। द मून टो विथ डिलाइट, लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर वेयर। ये लाइन कहाँ से आती है? ये लाइन है इमॉर्टलिटी ओड की। ओके, इमॉर्टलिटी ओड में है ना, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड। तो ये मैं आपको शुरू से बताती हूँ, ये शुरू होती है, ये लाइन बीच में से उठाई है, जो लाइन शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, द मून डोथ विद डिलाइट, लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर वेयर। इस तरह से लाइन है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, वो याद करते हैं जब वो क्या थे, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, वो जब एक बच्चे थे ना, तो उन्होंने देखा था जो होल वर्ल्ड है ना वो साइन कर रहा था विथ हेवनली ब्यूटी, एक हेवनली ब्यूटी के साथ। और वो अब आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख के कि वो जो ब्यूटी है ना वो अब कहीं चली गई है, जब वो क्या हो गए हैं, अडल्ट, जब वो अडल्ट हो गए हैं। मतलब जो उन्होंने बचपन में ब्यूटी को फील किया था ना, चारों तरफ जो हेवनली ब्यूटी साइन कर रही थी, वो उन्हें वैसे नहीं लगती, उनका ऐसा मानना था वर्ड्सवर्थ का। तो वो इसमें यही कह रहे हैं कि जो एवरी ह्यूमन है, जो एवरी ह्यूमन, अच्छा मैं आपको इमॉर्टलिटी ओड का एक पॉइंट और बताती हूँ, चलो किसी और में बताऊँगी। यहाँ पे इसी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं। जो उन्होंने बोला है इसमें कि रेनबो क्या करती है, द रेनबो कम्स एंड गोज, मतलब रेनबो अपीयर होती है और डिसअपीयर हो जाती है। रोज़ कैसे हैं, लवली इज़ द रोज़, मतलब रोज़ कैसे हैं, ब्यूटीफुल हैं। और द मून डोथ विद डिलाइट, चंद्रमा क्या करता है, लुक्स, देखता है अराउंड, किसके साथ, जॉय के साथ, इन ए क्लियर स्काई, साफ आसमान में। वाटर्स क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टार्स कैसे हैं, डीपली लवली हैं। और बर्ड्स क्या कर रही हैं, जॉय के साथ गा रही हैं। और जो सनराइज़ है वो क्या है, गॉर्जियस है। ये सब दिख रहा है उन्हें, मतलब एक नई बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। बट फिर भी कुछ जो शाइनिंग लाइट है ना, वो जो है हैज़ लेफ्ट, चली गई है, दिस वर्ल्ड, इस संसार से। ये उनका मानना था वर्ड्सवर्थ का कि सब कुछ जगमगा रहा है, रेनबो अपीयर हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, रोज़ भी सुंदर है, मून भी जगमगा रहा है। ओके, लेकिन कुछ जो शाइनिंग लाइट है ना, वो उसने क्या कर दिया है, इस वर्ल्ड को अब छोड़ दिया है। ओके, जितना प्रीटी, जितना सुंदर, जितना हेवनली ब्यूटी उनके चाइल्डहुड में थी ना, वो अब नहीं है। ओके, नेक्स्ट, काफ़ी लेंथी हो गया। डस्ट एज वी आर द इमोरल स्पिरिट ग्रो लाइक हारमनी इन म्यूजिक। ये लाइन कहाँ पे अपेयर होती है, ये लाइन भी प्रलूड की है। ओके, प्रलूड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ काफ़ी कुछ। अब ये इन लाइनों में क्या कह रहे हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रलूड है, मतलब जो वर्ड्सवर्थ है, वो क्या कह रहे हैं कि डस्ट एज वी आर द इमोरल स्पिरिट ग्रो, मतलब जो पोएट है उनकी जो इमोरल स्पिरिट है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है लाइक म्यूज़िक। और जो शेप्ड है बाय वेयरली अंडरस्टूड फोर्स इनटू ए, कैसे, एक इनटू ए परफेक्ट हारमनी, एक हारमोनी की तरह। और जो उन्होंने बचपन में चाइल्डहुड में स्पेक्टिकल देखे थे ना, मतलब जो दृश्य देखा था वो कब देखा था, मैंने आपको बताया ना, इसमें बोटिंग सीन था अपनी बोट की जर्नी के दौरान। उसने क्या कर दिया, उसने उन्हें क्या बना दिया, शेप्ड हिम एज ए पोएट, उन्हें क्या बना दिया, कवि बना दिया। ओके, मैंने प्रोड के बारे में इतना कुछ बता दिया ना कि अब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इतने पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट समरी बता दी इसमें। और बचपन का जो वो सीन था उनका, जब वो एज ए चाइल्ड थे, तो पोएट ने क्या करते हैं वहाँ पे ना, वो एक बोट चुराते हैं और उसको क्या करते हैं, लेक पे जाते हैं उस बोट से उसको चलाते हुए। और जब वहाँ पे वो नेचर की ब्यूटी देखते हैं ना, तो उसी ने
उनको क्या कर दिया, शेप्ड हिम एज ए पोएट, उनको उनकी शेप, उनका आकार मतलब वो क्या बन गए, एक पोएट बन गए। किसको देख के, नेचर को, नेचर से इंस्पायर होकर। ओके, ये मानना था वर्ड्सवर्थ का, मतलब ये उन्होंने इसमें बोला है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ए परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान्ड टू वॉन्ट टू कंफर्ट एंड कमांड एंड येट ए स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट आई विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट। ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन है सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। ओके, जो पोएम है सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, ये वर्ड्सवर्थ ने डेडिकेट की थी अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को। ओके, और इसमें वो बहुत सारे पेरिस स्टेज को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं वर्ड्सवर्थ, और वो उनकी वाइफ को मतलब अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं एक परफेक्ट वुमेन, है ना, परफेक्ट वुमेन बोला ना उनको, नोबली प्लान टू बॉर्न टू कंफर्ट एंड कमांड एंड येट, फिर भी एक स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट, मतलब कुछ इस तरह से है जैसे एंजल लाइट होती है। ओके, वो मतलब बता रहे हैं कि उसमें इन्होंने बताया है वर्ड्सवर्थ ने कि जब वो एज ए चाइल्ड थी ना, तो सी इज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी, रोमांटिक थी, एक स्पिरिट थी, एक स्पिरिट ऑफ हेवन, और एज ए मेड सी इज फ्री, इंडिपेंडेंट एंड मॉडेस्ट, एंड एज ए वाइफ, एक पत्नी के रूप में वो क्या है, सी इज़ ए मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल फोर्स है, जो फिट है क्या करने के लिए, टू एडवाइज, सलाह देने के लिए, टू कंफर्ट, आराम देने के लिए। ओके, विदाउट सीजिंग टू हैव स्पिरिचुअल ब्यूटी। ओके, मतलब उनको अप्रिशिएट किया है इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को। और इट वाज रिटन, ये भी आप याद कर लो, 1803 में इसको लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1807 में इन 2 वॉल्यूम। ओके, और जो इसकी हर लाइन है ना, सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट की जो प्रत्येक लाइन है, ईच लाइन इज इन आयम्बिक टेट्रामीटर, वो आयम्बिक टेट्रामीटर में, और इसकी राइमिंग इसकी ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई। ओके, और इसमें 3 स्टैंजा है विद 10 लाइन इन ईच, हर स्टैंजा में 10 लाइन, 3 स्टैंजा है। ओके, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है, और अपनी वाइफ को उन्होंने डेडिकेट किया है। ओके, थैंक यू।